अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है एविडेंस ऑफ एटम्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एटम का सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, और साथ ही हमने एटॉमिक थ्योरी और इसकी क्वांटिटेटिव स्टडी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे एविडेंस ऑफ एटम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एटम का जो साइज़ है वो बहुत ही स्मॉल है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ size of atom is too small। कि एटम का जो साइज़ है वो बहुत ही स्मॉल होता है, जिसकी वजह से हम उसे अपनी आँख से डायरेक्टली नहीं देख सकते। ठीक है, तो उसके बाद वो बात करते हैं, कहते हैं जी हमारे पास जो एक्यूरेट इमेज आती है, बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है, एक्यूरेट इमेज किस चीज़ की, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम एक्यूरेट इमेज लेना चाहते हैं तो उसका जो साइज़ है वो उस वेवलेंथ से ज़्यादा होना चाहिए जो कि विजिबल रेंज में आती हैं। ठीक है, हर वो ऑब्जेक्ट जिसका साइज़ विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है उससे कम हो तो उसका जो हमने इमेज लेना होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आता। ठीक है जी, तो वो कहते हैं कि एक्यूरेट इमेज अगर हमने लेना है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो उसका साइज़ जो है वो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर उसका जो साइज़ है वो वेवलेंथ से, विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है उससे कम है तो हम उसका एक्यूरेट इमेज जो है वो नहीं ले सकेंगे। ठीक है, एक्यूरेट इमेज हम क्या करेंगे, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, कहते हैं जी अगर हमने एटम को देखना है तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे पहले वो बात करते कहते जी जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप है, ऑर्डिनरी जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप है वो हमें किस हद तक दिखाती है, तो उसकी जो देखने की सलाहियत है वो है जी हमारे पास 500 नैनोमीटर तक, कि इस रेंज तक जो है वो हमें ऑर्डिनरी जो माइक्रोस्कोप है वो दिखा सकती है। और हमारे पास जो 1 नैनोमीटर होता है वो इक्वल होता है 10⁻⁻⁹ मीटर के। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को, एटम को देखने के लिए हम जो माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एटम को देखने के लिए, फॉर एटम, हम जो माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे वो होगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है जी। तो फिर यहाँ पे वो बात करता है, आपकी बुक में एक डायग्राम बनी होगी इस तरह से करके, तो इसमें वो बात करते कहते कि हमने एक ग्रेफाइट का पीस लिया और उसका हमने एनालिसिस किया, किस हद तक हमने उसको मैग्नीफाई किया। हमने उसको मैग्नीफाई किया 15 मिलियन टाइम। तो हमारे पास जो कुछ डायग्राम बनी वो कुछ इस तरह से आई कि हमारे पास जो कार्बन के एटम थे ग्रेफाइट के अंदर वो एक लाइन में अरेंज थे। ठीक है, आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो ग्रेफाइट है वो वन साइडेड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, दूसरी साइड पे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाता। तो उसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास ग्रेफाइट है उसमें जो एटम्स हैं वो इस तरह से वन साइडेड जो है वो ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं, लाइन वाइज। ठीक है,
इस तरह से वो लाइन में अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से वो वन साइडेड करंट को फ्लो करवाते हैं, दूसरी साइड पे वो करंट को फ्लो नहीं करवाते। कहते जी हमने इसको मैग्नीफाई किया, किसको, ग्रेफाइट के पीस को, अ पीस ऑफ ग्रेफाइट is magnifying 15 million टाइम्स। ठीक है जी, कि हमने ग्रेफाइट के पीस को 15 मिलियन टाइम्स तक उसको मैग्नीफाई किया, तो हमारे पास जो उसका इमेज आया वो कुछ इस तरह से आया, जिसमें हमारे पास जो कार्बन के एटम थे वो इस तरह से अरेंज थे। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएं तो वो इस साइड पे वो कंडक्ट करवा देगा, लेकिन अगर हम इस साइड पे कंडक्शन देने की कोशिश करें तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाएगा। ठीक है जी। तो उसके बाद अगर हम बात करें डायमीटर ऑफ एटम की, डायमीटर ऑफ एटम वो कितना होगा जी, यहाँ पे हमारे पास वो होगा हमारे पास 0.2 नैनोमीटर। ठीक है जी। अब जो है अगर इसे हम मीटर में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास बनता है 2 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम साइज़ की बात करें कि साइज़ कितना होता है एटम का, तो साइज़ ऑफ एटम क्या है जी हमारे पास, साइज़ ऑफ एटम वो उसकी रेंज है जी हमारे पास 10⁻⁻27 से लेके 10⁻⁻25 एटॉमिक मास यूनिट तक। ठीक है। और 1 AMU किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है 1.661 इंटू 10⁻⁻27 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक हो गया जी। तो अगर हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखें, अगर स्टूडेंट बच्चे आप लोगों ने समझना है कि एटम का साइज़ किस हद तक स्मॉल है, तो समझाने के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि अगर हम यहाँ पे एक डॉट लगाते हैं ये वाला, ठीक है, तो ये डॉट जो है कंटेन यहाँ हम लिख देते हैं जी कॉन्सिस्ट 2 मिलियन एटम्स। ठीक है जी, 2 मिलियन एटम्स कि हमारे पास जो ये एक डॉट है जो हम लगाते हैं पेंसिल से, उस एक डॉट के अंदर 2 मिलियन एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तकरीबन 20 लाख। ठीक है जी। तो इसके बाद जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूल। तो हम अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, कहता जी अ मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, कि ये प्योर सब्सटेंस का बहुत ही छोटा पार्टिकल है, छोटा हिस्सा है, जो जिसकी प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, वो कहता है जी वो एग्जिस्ट कर लेता है, कैसे, इंडिपेंडेंटली। ठीक है जी, वो इंडिपेंडेंटली अगर एग्जिस्ट करता है तो वो हमारे पास मॉलिक्यूल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल इसकी देख लें, तो एग्ज़ाम्पल में हमारे पास आ जाता है जी, अगर हम बात कर लें हीलियम की, ठीक है, तो हीलियम भी हमारे पास मॉलिक्यूल है। अगर हम बात कर लें नियोन की तो ये भी हमारे पास मॉलिक्यूल है। अगर हम बात कर लें ऑक्सीजन की तो ये भी हमारे पास मॉलिक्यूल है। इस तरह अगर हम बात कर लें वाटर की तो वाटर भी हमारे पास मॉलिक्यूल है। ठीक है जी। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके साथ ही एक है जी एटॉमिसिटी, कि हमारे पास जो एटॉमिसिटी है वो क्या चीज़ है।
एटॉमिसिटी की अगर हम बात करें तो कहता है जी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है जी, क्या डेफिनेशन है जी हमारे पास, कहता है जी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ atoms present, the number of atom present in a molecule is called its atomicity। is called its atomicity। ठीक है जी। तो उसके बाद हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो जी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी क्लासिफिकेशन में मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है जी। तो कहते हैं जी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एटम। ठीक है जी। कहता है जी हमारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल consist of only one atom। ठीक है जी। consist of only one atom is called monoatomic molecule। ठीक है जी। तो अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल की बात करें तो इसकी एग्ज़ाम्पल में हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है जी, एग्ज़ाम्पल में अगर हम इसे स्टडी करें तो हमारे पास आता है जी जितने भी नोबल गैसेस हैं, मतलब नोबल गैसेस में हमारे पास आ जाता है हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन एक्सेट्रा। ठीक है जी। क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, ये सारे जो हैं हमारे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं जी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स। ठीक है जी। कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स। डाई एटॉमिक molecule consist of only two atoms is called diatomic molecule। तो इसकी अगर एग्ज़ाम्पल की हम बात करें तो इसकी एग्ज़ाम्पल में आ जाता है जी हमारे पास हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इसके साथ साथ हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेट्रा। ठीक है जी। तो इसके बाद बात करते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की। तो हमारे पास ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं हमारे पास जो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है कंसिस्ट ऑफ थ्री एटम्स। ठीक है जी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इट
consist of only 3 एटम्स। ठीक है, तो अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल की बात करें तो इसकी एग्ज़ाम्पल में क्या आ जाएगा जी हमारे पास। तो इसकी एग्ज़ाम्पल में हमारे पास आ जाएगा H2O वाटर। तो इसकी एग्ज़ाम्पल में आ जाएगा हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी एग्ज़ाम्पल में हमारे पास आ जाएगा N2O। ठीक है जी, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसके बाद वो बात करते कहते जी हम मॉलिक्यूल को किसी और तरीके से भी क्लासीफाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट ऑल्सो डिवाइड एज अब 2 टाइप्स इसकी हम मज़ीद इसे डिवाइड कर सकते हैं, होमो न्यूक्लियर एंड डाई न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल के बारे में। होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल को अगर हम डिस्कस करें तो होमो मीन सेम। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी दोज मॉलिक्यूल विच आर कंपोज्ड ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दोज मॉलिक्यूल्स विच आर composed of same kind of atom। ठीक है जी, are called होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। ठीक है जी, तो अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल को डिस्कस करें यहाँ पे, तो इसकी एग्ज़ाम्पल में हमारे पास आ जाएगा ऑक्सीजन O2। इसमें दोनों के दोनों जो एटम्स हैं वो ऑक्सीजन के हैं, जैसा कि हमने डेफिनेशन के अंदर डिस्कस किया, सेम काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, और इसमें जो दोनों एटम हैं वो किसके हैं, ऑक्सीजन के। इसके साथ अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में N2 है, तो इसमें भी जो दोनों एटम्स हैं वो किसके हैं, नाइट्रोजन के। इसके साथ अगर हम डिस्कस करें क्लोरीन को, तो क्लोरीन के अंदर जो दोनों एटम्स हैं वो किसके हैं, ठीक है जी, क्लोरीन के। अब हम देखते हैं हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। ठीक है जी, तो इसके बारे में वो कहता है कि दोज मॉलिक्यूल्स विच आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोज मॉलिक्यूल्स which are composed of atoms of different elements are called heteronuclear
मॉलिक्यूल। ठीक है जी। तो अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल को डिस्कस करें यहाँ पे, तो इसकी एग्ज़ाम्पल बनती है जी हमारे पास HCl। तो HCl में H जो है वो अलग एलिमेंट है और क्लोरीन जो है वो अनदर एलिमेंट है। ठीक है जी। तो इसके साथ हम बात कर लेते हैं HBr। इसके साथ हम बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। ठीक है। तो अब हम एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल का। ठीक है जी। मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है जी। मैक्रो मॉलिक्यूल क्या चीज़ होता है जी? कहते हैं मॉलिक्यूल विच कॉन्सिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है। द मॉलिक्यूल which consist of large number of atoms are called मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है जी। तो अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल की बात करें तो इसकी एग्ज़ाम्पल में हमारे पास आ जाता है हीमोग्लोबिन। इसकी एग्ज़ाम्पल में हमारे पास आ जाता है प्रोटीन। इसकी एग्ज़ाम्पल में हमारे पास आ जाता है सेलुलोज। जी, उसके बाद हम नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं आयन के। जो हमारे पास ये आयन है वो क्या होता है? ठीक है। कहते हैं जी इट इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है। विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट। क्या मतलब इस चीज़ का? कहते हैं जी हमारे पास या तो वो कोई एटम हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें पोटेशियम एक एटम है। ये जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ठीक है, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो हम इसे कहेंगे पोटेशियम आयन। नेक्स्ट है जी हमारे पास सोडियम। तो कहते हैं जी सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो हम इसे कहेंगे सोडियम आयन। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि हमारे पास जो क्लोरीन है वो जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी तो हम उसे कहेंगे क्लोरीन या क्लोराइड आयन। ठीक हो गया। तो उसके साथ साथ अगर हम एक और इसकी एग्ज़ाम्पल देखें मॉलिक्यूल के तौर पे तो हम बात कर लेंगे जी मीथेन की CH4+। ठीक है। जब मीथेन मॉलिक्यूल जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो वो CH4+ हो जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें CO+ की तो वो भी हमारे पास क्या चीज़ हो जाती है जी? आयन में आ जाता है। ठीक है। तो आयन जो है इसकी भी आगे क्लासिफिकेशन है। फर्दर हम इसे क्लासीफाई कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी कैटायन की कि कैटायन क्या होता है। कहते हैं जी हमारे पास एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच कैरी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारे पास? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है। एटम और ग्रुप ऑफ एटम जिसका क्या काम होगा?
विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, विच कैरी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसकी एग्ज़ाम्पल की अगर हम बात करें तो इसकी एग्ज़ाम्पल में हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी उसी तरह जैसे हमने पहले बात की Na+। ठीक है, हर वो स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसे हम क्या नाम देंगे, कैटाइन का। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात कर लें पोटेशियम आयन, इसके साथ अगर हम बात कर लें एलुमिनियम+3, और इसी तरह अगर हम बात कर लें जी मैग्नीशियम+2, Mg+2 एक्सेट्रा। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं हाउ कैटाइन्स आर प्रोड्यूस। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे व्हेन अ न्यूट्रल एटम लूज 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, देन क्या होगा हमारे पास, कैटाइन आर फॉर्म्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि व्हेन अ neutral atom loses one or more electrons, cation are formed। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाने के लिए हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं कि हमारे पास जो ये कैटाइनिक प्रोसेस है, दिस इज़ अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो इसकी अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास इसकी एग्ज़ाम्पल में आ जाता है कि हमारे पास अगर हम बात करें जी सोडियम, हमारे पास एटम है जो कि न्यूट्रल फॉर्म में, अगर हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है तो हमारे पास ये सोडियम से सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके साथ ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। उसके दौरान कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी, जिसे हम यहाँ पे लिख देते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी। ठीक है, और यही जो है सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी भी कहलाती है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं जी, हमारे पास है एनाइन, कि हमारे पास जो एनाइन है वो किस तरह से फॉर्म्ड होते हैं। वो बात करते हैं, कहते हैं जी हमारे पास एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच कैरी नेगेटिव चार्ज ऑन इट। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which carry negative charge on it। ठीक है, जो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को कैरी कर लेते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, एनाइन का नाम देते हैं। ठीक है जी, इसकी एग्ज़ाम्पल की अगर हम बात कर लें तो हमारे पास इसकी जो है एग्ज़ाम्पल में देख लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन जब न्यूट्रल फॉर्म में हमारे पास मौजूद होती है और वो एक इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेप्ट करेगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी क्लोराइड आयन में। ठीक है जी, Cl नेगेटिव में वो कन्वर्ट हो जाएगी।
और इस दौरान वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ करेगी। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ करेगी। कितनी? -349 किलो जूल पर मोल एनर्जी। ठीक है, अब इसने इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ की है, ये साथ हमने नेगेटिव का सिंबल शो किया हुआ है। इट डज़ंट मीन के वैल्यू माइनस में है। इस नेगेटिव का जो मतलब है यहाँ पे वो ये बताना चाह रहा है कि दिस इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बात की कि हमारे पास केटाइन जो बनता है तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो जब एनाइन बनता है वो हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है जी, दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो उसके साथ हम देखते हैं हाउ एनाइंस आर प्रोड्यूस। जैसे हमने बात की कि हाउ कैटाइंस आर प्रोड्यूस, इसी तरह हम बात कर लेते हैं जी हाउ एनाइंस आर प्रोड्यूस। हाउ एनाइंस आर प्रोड्यूस। ठीक है, तो इसकी वो बात करते हैं, कहते हैं जी हमारे पास व्हेन अ न्यूट्रल एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स गेन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, देन हमारे पास क्या होता है, एनाइन जो है वो बन जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हेन a neutral atom or group of atoms, ठीक है जी, when an atom or group of atoms gain 1 or more electrons, anions are formed। ठीक हो गया जी। तो इसकी एग्जांपल में अगर हम बात कर लें, जैसे हमने ऊपर बात की है कि क्लोरीन जो है हमारे पास क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है तो हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, क्लोराइड आयन के अंदर, और उसके दौरान जो है वो एनर्जी रिलीज़ करती है। कितनी एनर्जी रिलीज़ करती है हमारे पास डेल्टा एच इज इक्वल टू -349 किलो जूल पर मोल एनर्जी। ठीक है, तो एनाइन की एग्जांपल में आप मज़ीद ऐड कर लें, यहाँ पे प्लस कर लें कि एनाइन जो है हमारे पास नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ होती हैं, तो उसमें हम मज़ीद एग्जांपल इसकी कोट कर सकते हैं। हम क्लोरीन भी है हमारे पास, हम इसमें ब्रोमीन भी ऐड कर सकते हैं, हम इसके अंदर OH हाइड्रोक्सल आयन भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयन्स जो हैं वो क्या चीज़ हैं, कहते हैं जी आयन्स consist of group of atoms are called polyatomic आयन। ठीक है जी, तो इसकी एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे, तो एग्जांपल में वो बात करते हैं, कहते हैं जी हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट है जी K2Cr2O7,
ये जब आयनाइज होता है तो हमें 2 पोटाशियम के आयन देता है और एक साथ क्रोमेट आयन देता है, Cr2O7-2। ठीक है जी। तो उसके साथ एक और कॉन्सेप्ट है जी हमारे पास, मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है जी। कौन सा कॉन्सेप्ट है जी? मॉलिक्यूलर आयन। अब वो बात करते कहते जी मॉलिक्यूलर आयंस भी आयंस की तरह ही होते हैं। कहते जी लाइक एटम्स, एटम की तरह जब मॉलिक्यूल जो है वो भी इलेक्ट्रॉन को गेन करे या उसको लूज़ करे, ठीक है, तो उसके दौरान जो हमारे पास स्पीशी बनती है उसको हम क्या नाम देते हैं? मॉलिक्यूलर आयन का। एग्जांपल में हम देख लेते हैं जी, हमारे पास CH4 है प्लस, ठीक है, इसी तरह CO+ और साथ में हमारे पास NH4+ एक्सेट्रा। ठीक है जी। तो इसी तरह वो बात करते जी हमारे पास हाउ मॉलिक्यूलर आयंस आर प्रोड्यूस। अब हमारे पास है जी, कहते जी मॉलिक्यूलर आयन किस तरह से बनते हैं। कहते जी हमारे पास जो मॉलिक्यूल आयन होता है वो किस तरह से हम उन्हें प्रोड्यूस करवाते हैं। हम गैस में से क्या करते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को पास करवाते हैं। ठीक है जी। हम लाइक अगर हमने इस मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हम क्या करेंगे, हाई एनर्जी बीम ऑफ लाइट जो है वो इसके ऊपर फॉल करवाएंगे। ठीक है। इसी तरह कहते हैं जी हम अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाएंगे या हम एक्सरे जो है वो पास करवाएंगे, किस में से? गैस में से। ठीक है। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। इसमें अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़।